सही है। अब हमने बात की कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक एक्सपेरिमेंट अगर जो है वो लेबोरेटरी सेटिंग में हो रहा है, तो इसकी सबसे पहली बात क्या है लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर के आर्टिफिशियल सेटिंग है। सही है। और इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स आते हैं, IV और DV। सही, तो IV क्या होता है? सर जो चेंज होता है, मैनिपुलेट होता है। वही मैनिपुलेट और चेंज है ना, दो ही वर्ड है इसके। अच्छा, पहली बात तो ये चेंज होता है, अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो वो तो आपने वो बात लिख दी कि इट इज द वन विच द साइकोलॉजिस्ट चूजेस टू चेंज और मैनिपुलेट, है ना। जी सर, वो मुझे आती है डेफिनेशन। ठीक है, और अगर 4 मार्क्स का ये आता है तो फिर क्या लिखेंगे? सर 4 मार्क का वैसे आता नहीं, लेकिन डेफिनेशन और एग्जाम्पल दे देंगे। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो अगर हम एडिशन एक और करना चाहेंगे ना, तो हम ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि दीज ऑल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंट कंडीशंस, और फिर हम इसके अंदर वो कंट्रोल वेरिएबल वाली बात लेके आना चाह रहा हूँ, उसमें फिर हम कंट्रोल कंडीशन भी दे देंगे, कंट्रोल कंडीशन दे देंगे और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन भी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल कंडीशन क्या होती है जिसके अंदर IV। जी बताएं, कंट्रोल कंडीशन कौन सी होती है? सर कंट्रोल कंडीशन जिसमें everything is the same except the main manipulation. यानी IV के ऊपर ही है ना। बताएं कंट्रोल कंडीशन में क्या होता है? सर कंट्रोल कंडीशन वो होती है जिसमें सब कुछ सेम होता है सिवाय मेन मैनिपुलेशन के, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हो रही होती है। बिल्कुल, मेन मैनिपुलेशन के ना, यानी उसमें IV नहीं होता। सर उसमें यही कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर कोई सी भी स्टडी के एग्जाम्पल ले लें, बताएं कंट्रोल कंडीशन की कौन सी स्टडी थी? सर जैसे लेनी की स्टडी में लव ग्रुप था और कंट्रोल ग्रुप था, लव ग्रुप में एस्पेरेगस था और कंट्रोल ग्रुप में एस्पेरेगस नहीं था। जी, तो यही चीज है ना। अब IV क्या है? मेन IV था एस्पेरेगस, राइट। जी सर। तो अब उसमें IV नहीं था दूसरी कंडीशन में, कंट्रोल में, और एक्सपेरिमेंटल में था। सही। इसी तरह मेरे पास DV का आप अपने पास लिखे जरा इसी तरीके से, 2 मार्क्स की डेफिनेशन। जी सर, डीवी ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द आईवी, और ऐसी कोई डेफिनेशन है, मुझे बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं याद, लेकिन वो भी मेरे पास है, रिवाइज में पढ़ूंगी तो मुझे आ जाएगी। सही है। फिर इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि DV को जो अफेक्ट करते हैं वो काफी चीजें करती हैं, जिसमें से एक क्या आती है? पार्टिसिपेंट वेरिएबल, राइट। जी सर। सही। अच्छा, अब ये तो आपको पता ही होगा। अब जल्दी से आप ना अपने पास अभी एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, आप अपने पास लिख लें कि इवेल्युएट कर लें तीनों को। पहला मैंने अभी तो हमने लैब किया, दूसरा है फील्ड, और तीसरा है नेचुरल। जल्दी से कर लें 4-5 मिनट में, इस तीनों को इवेल्युएट करके अपने पास लिख लें इसके पॉइंट्स। किन चीज़ों पे? ये लैब, फील्ड और नेचुरल एक्सपेरिमेंट पे? जी जी, इन तीनों को आपस में इवेल्युएट कर लें, मतलब वही स्ट्रेंथ और वीकनेस। इवेल्युएट क्या करना है? इन तीनों को आपस में, मतलब इसकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, ये। ठीक है जी।
जी सर, मुझे पता है लैब की एडवांटेजेस ये हैं कि एनवायरनमेंट हाईली कंट्रोल्ड होता है, और दूसरा ये कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है तो वैलिडिटी हाई होती है, और लैब एक्सपेरिमेंट में दूसरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि प्रोसीजर ठीक, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं तो रिलायबिलिटी और बिल्कुल बिल्कुल। रेप्लिकेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो इसको इन तीनों पे ही आप एक एक लाइन तो अपने पास लिख लें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं सर मेरे पास लिखी हुई है ऑलरेडी, ऐसी अच्छा अच्छा, चीज़ें बस नोट्स सही मेरे है। बने हुए हैं बिल्कुल तो। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और एथिक्स के ऊपर करना। जी सर। एथिक्स में क्या होगा? सर एथिक्स को मैं डिसएडवांटेज में लिखती हूँ हमेशा के, कंसेंट उससे लिख देती हूँ। लिखिए जरा, तीनों में कंसेंट का किस तरीके से इसको लिया जाएगा, जरा देखो। लैब में एडवांटेज ही होगा क्योंकि लोगों को पता होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट या कंसेंट बेसिक लेवल पे भी उनसे लेकर ही एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। फील्ड में ये है कि फील्ड में आप कंसेंट नहीं ले सकते क्योंकि एनवायरनमेंट जो होती है वो रियल लाइफ होती है और पार्टिसिपेंट्स भी मोस्टली ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम नहीं उनसे कंसेंट हर एक से कंसेंट नहीं ले सकते मोस्टली। ठीक है, नेचुरल में मुझे नहीं पता क्या होगा इतना। मैं अभी इसका लिखवाता हूँ। अच्छा, इसी तरह इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या फर्क है? सर इंटरनल वो होती है जो उससे होती है कि जो बेसिकली इंटरनल वैलिडिटी ये होती है कि हमारी जो डीवी चेंज हुई है वो आईवी की वजह से हुई है और किसी और कंफाउंडिंग वेरिएबल या फैक्टर की वजह से नहीं हुई। एक्सटर्नल वैलिडिटी ये होती है कि हम उस स्टडी का रिजल्ट कितना जनरलाइज कर सकते हैं दूसरे लोगों पे। ठीक हो, ठीक हो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अच्छा, अब आप मुझे इवेल्युएट करें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। बल्कि पहले हम आते हैं सेल्फ रिपोर्ट के ऊपर। सेल्फ रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर की कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, जी ओपन और क्लोज। सही। इसी तरह फिर हमारे पास एक और चीज आती है, इंटरव्यू। इंटरव्यू की क्या टाइप्स है? तीन, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। सही। अब इसमें ये बताएं क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है? ये तो जैसे ओपन और क्लोज एंडेड है ना। सही है। इसमें सर। अगर हम पूछे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से, इसकी कितनी टाइप्स हैं क्वेश्चन की? सर दो टाइप से हैं। जी। सर टाइप तो सिर्फ दो ही है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। हाँ, लेकिन मैं क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ। सर क्या मतलब क्वेश्चन टाइप्स? अगर क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से हम क्वेश्चन को डिवाइड करें, ये तो ओपन और क्लोज जैसे अलग चीज है ना। जिस तरह के सवालात हैं उसको तोड़ें तो उसमें क्या टाइप्स बनती है? एक बनेगी डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन की, और दूसरी बनेगी लाइकर टाइप स्केल की या रेटिंग स्केल की, ये पूछ रहे हैं। जी जी, यही पूछ रहा हूँ। लिखट, एक लिखट हो जाएगा, दूसरा वो आपके पास रेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाए केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी क्या है? स्टडी ऑफ वन पार्टिसिपेंट। वन पार्टिसिपेंट। ठीक हो गया। और इसके अंदर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं?
सर क्या मतलब क्या वो है? मतलब इसके और क्या क्या फीचर्स केस स्टडी के होंगे? लॉन्गिट्यूडनल है जैसे, के मोस्टली यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लोगों के, जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ पैटर्न्स लॉन्ग टर्म चलती है बहुत, और यूजुअली फॉलो अप्स होते हैं सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह के, और बस यही थे, और तो ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा यही है, अच्छा ठीक हो। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो है वो क्या है? सर लॉन्गिट्यूडनल नहीं सिलेबस में हमारे तो अच्छा बेसिकली केस स्टडीज जो होती है ना, वो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप करें, सही, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो जाती है। जैसे 5 5 10 10 साल तक आप करते रहे, तो वो आप उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को नोट करते जा रहे हैं, सही, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहलाती है। ठीक होगी। यानी हम जो है ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो बिहेवियर है वो डेवलप होता हुआ देख रहे होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसकी वीकनेस क्या है? वही जनरलाइजेशन वाला इशू है। और वीकनेस क्या है केस स्टडीज? Sir, because the researcher is spending so much time with the participant, he can become subjective या biased. बिल्कुल, ऑब्जेक्टिविटी का इशू है। और ऑब्जेक्टिविटी अगर कम होगी तो उससे क्या होगा? वैलिडिटी कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर। बताएं इसके अंदर क्या किया जाता है, जरा बताएं इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाएगा? Sir, participants के actions वगैरह observe होते हैं, behaviors, actions. सही। अच्छा इसमें जरा लिख लें आप ऑब्जर्वेशन को, लिखिए जरा। क्या लिखना sir? प्रायर टू ऑब्जर्विंग एक द साइकोलॉजिस्ट must create a behavioral checklist। सही, ह्यूमंस के हिसाब से तो कहलाती है बिहेवियरल चेकलिस्ट, सही। और अगर नॉन ह्यूमंस है तो वो कहलाती है एथोग्राम, सही। बिहेवियरल चेकलिस्ट हो गई, और अगर नॉन ह्यूमंस है तो वो कहलाती है एथोग्राम, सही। दिस चेकलिस्ट मस्ट नेम लिख लिया आपने? जी sir. This checklist must name जी sir, लिख each लो. behavior that the psychologist is expecting to see. This checklist Must name each behavior which the psychologist is expecting to see. जी sir. In addition, a picture of the behavior happening. In addition, In addition, a picture of the behavior happening and a brief description of that behavior is useful.
this makes sure that if more than one observer, that if there सर is, जितना आप लिखवा रहे हैं उतना लंबा तो वो वैसे पूछते नहीं है। नहीं कोर्स के हिसाब से लिखवा दो, मैं टेंशन नहीं है, कोर्स के हिसाब से लिखवा दो, ठीक है। आप लिखें कि दिस मेक श्योर दैट इफ देयर इज मोर देन वन ऑब्जर्वर, they are looking for the same behavior। जी सर। ठीक हो गया। एक नेक्स्ट लाइन में लिख लें एक चीज, द चेकलिस्ट मस्ट बी टेस्टेड the checklist must be tested before the main observation जी सर। to ensure that all potential behaviors are covered and the observers can use this checklist successfully, and the observers can use this checklist successfully। जी सर। ठीक है, दिस इज नोन एज पायलट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी पहली दफा जब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन तो हमने एक चेकलिस्ट बनाई, जिसका मैंने आपको कहा एक बिहेवियर चेकलिस्ट बनाई कि हम ये चीजें देखेंगे। उससे पहले उसको अप्लाई करने से पहले एक हम पायलट स्टडी करते हैं पहली दफा, तो वो उसके अंदर वो तमाम की तमाम चेकलिस्टों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका एनालिसिस बताएं आप मुझे। ऑब्जर्वेशन में क्या है, ओवर्ट कोवर्ट, राइट? जी सर। जी, ओवर्ट कौन सी है और कोवर्ट कौन सी है? सर ओवर्ट वो जो अंडर कवर नहीं होती और ऑब्जर्वर को पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है, और कोवर्ट वो जो अंडर कवर होती है। ठीक हो गया। फिर एक होती है पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट। जी सर, वो तो टाइप्स होते हैं। जी जी, हो गया। सर पार्टिसिपेंट जिसमें रिसर्चर जिन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है उनके साथ जैसे उठता बैठता है, उनकी वाली एक्टिविटीज़ करता है और सब कुछ करता है, और बाकी नॉन पार्टिसिपेंट वो जिसमें रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है, किसी भी एक्टिविटी में वो पार्ट नहीं लेता। ठीक हो गया। अच्छा, इसका एनालिसिस, वो सॉरी, लाइक इसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस तो पता है ना आपको फिर? जी सर, मेरे पास सब लिखा हुआ है। चलें, सही है। स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड होती है एक, ये एक एक्स्ट्रा टाइप है, मतलब जैसे सर स्ट्रक्चर्ड और नॉन नहीं की, सब कंट्रोल और नेचुरलिस्टिक की है। सही है। स्ट्रक्चर्ड में बेसिकली ये होता है कि इट्स मोर लाइक कि ये क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास कलेक्ट होता है। अगर हम स्ट्रक्चर्ड करेंगे तो इसका मतलब वही बिहेवियरल चेकलिस्ट होगी आपके पास, जैसे मैंने लिखवाया अभी आपको।
और उस चेकलिस्ट के जरिए आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे पास स्टडीज में कलेक्ट होता है। सही है। इसको फिर जब ये क्वांटिटेटिव आ जाएगा तो फिर वही चीज जो आप हमेशा लिखती है, स्टैटिस्टिकली इसको फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब नॉन स्ट्रक्चर्ड की बात आएगी तो ये रीजन नहीं बताता। नॉन स्ट्रक्चर्ड है मतलब आज हमने ये चेक किया कि भाई आज इसने ये किया, कल इसने ये किया, फिर 10 दिन के बाद ये किया, अगले दिन ये किया, राइट। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड चल रही है, कोई ऐसी चीज नहीं चल रही। सही। तो ये जो होती है ये टाइम सैम्पलिंग पे भी। सही। टाइम सैम्पलिंग ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर क्या कहलाती है? टाइम सैम्पलिंग ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर। अब ये क्या मुराद है सर? ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप इसमें सिर्फ ये देख रही है कि वेदर अ बिहेवियर इज अकरिंग और नॉट। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि देखो अभी इससे ग्रेड खराब आए, ये क्या रिएक्ट देगा, रिएक्शन देगा, राइट। तो जैसे ही मैंने कहा जब इसका सेट फेज हो मुझे बताना फॉर एग्जांपल, तो आपने जैसे ही देखा सेट फेज आपने नोट कर लिया और आपने बता दिया कि भाई इसका ये हुआ है। सही। ये तो मैंने आपको रीजन बताया, वरना ये आपको रीजन नहीं पता, आपका सिर्फ काम है ऑब्जर्व करना। सो यू वर नोटिंग दैट वेदर द पर्सन वाज फीलिंग सैड और नॉट, राइट। ये जो चीज है, ये हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि इट इज अ टाइम सैम्पलिंग ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर, यानी एक टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल जब हुआ तो आपने उसको इंस्टेंटेनियसली रिकॉर्ड कर लिया, यू रिकॉर्ड दैट थिंग ना कि ये हो गया। सही। अब जब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया बट यू आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, बस आपके लिए ऐसा समझे हाँ ना ये है या नहीं ये बिहेवियर, आपने कहा हाँ ये बिहेवियर है, तो वी आर नॉट looking why the behavior is occurring. ठीक है। जी सर। अच्छा, तो अभी हमने एक पढ़ी कोवर्ट, ओवर्ट, ओवर्ट कोवर्ट, दूसरी पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट, तीसरी स्ट्रक्चर्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड, और चौथी हमारे पास है नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल्ड। सही। ये तो आपको पता ही है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है? सर इसमें जो ऑब्जर्वर है या रिसर्चर वो बिल्कुल अपने मुताबिक एक इन्वायरमेंट सेट करता है आर्टिफिशियल, और वो ही बिहेवियर्स ऑब्जर्व करता है जो उसे करने हो। ठीक है। और नेचुरलिस्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो बस आप नेचुरलिस्टिक जो भी इन्वायरमेंट ऑब्जर्व करें। ठीक होगी। अब आ जाते हैं हम लोग कोरिलेशन के ऊपर, एक जो टॉपिक हमेशा ही टेस्ट होता है। सही। कोरिलेशन, पहली चीज इसमें क्या देखनी है हमें? कोरिलेशन और कॉजेशन का डिफरेंस। सही। कोरिलेशन जो 3 तरीके की होती है। सर ये अगर हम अगली क्लास से शुरू कर लें, क्योंकि 9 बजे दरअसल मुझे जाना है, क्योंकि मुझे था 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन फिर वो अच्छा थोड़ी लेट शुरू की। तो जी। अभी अगर आप थोड़ा सा वो करवा दें, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि मुझे अब भी उसमें मसला होता है। जी जी कर लेते हैं। आप क्या कह रही हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को वेरीफाई किस तरह से करना है? जी सर, जो सवाल भी नहीं देते कि आपको खुद बताना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है और डिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर लें। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल्स देता हूँ ताकि हम उसमें से कर लें। अच्छा, एक मिनट। फिर इसको ऐसा करते हैं, हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, है ना, जो हिस्सा बच गया। जी सर। बस वो एक मैंने पता नहीं कैप्सूल ले ली तो उसकी वजह से मेरा टाइम लग गया थोड़ा, वरना तो जी सर, अब आपका दर्द ठीक हुआ?
जी अभी तो आज जाके मैं गया हूँ डॉक्टर दवाई लेने, तो वो स्लो प्रोसेस की ऐसे, इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, लेकिन अभी वो बस रात में पता चलता है सही से। जी सर, रात में वैसे ही तबीयत इंसान की ज्यादा ही खराब हाँ, होती है। तो वो उस पर बस अल्लाह आसानी करे, अल्लाह का शुक्र है वैसे सही। जी सर, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको भी खूब ज़्यादा खैर दे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबको। अच्छा, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। सर, अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स affects on affects on behavior. The use of antidepressants and its effects on behavior. इसमें इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है? sir, the use of antidepressants and its effect on behavior. हाँ, बिहेवियर के ऊपर क्या तो इफेक्ट? सर, बिहेवियर जो है वो आईवी होगी और डीवी एंटी डिप्रेसेंट। चलें अब आ जाए इसके ऊपर। देखें, आईवी वो चीज है जो हम मैनिपुलेट करते हैं या हम जो चेंज करते हैं, राइट? मैनिपुलेट करते हैं और चेंज करते हैं, या तो हम करेंगे या फिर नेचुरली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, या तो नेचुरली हो रहा है या फिर आप कर रही हैं, या कोई मैन मैन कर रहा है, या फिर आप कह लेंगे ये पर्सन कर रहा है। ठीक है, जो चेंज है वो नेचुरली हो रहा है या फिर पर्सन कर रहा है। नेचुरली से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल सनलाइट, सही है। अब ये टेम्परेचर, ये खुद बढ़ रहा है खुद कम हो रहा है, सही। अब इधर आ जाए, यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर। बिहेवियर जो है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एंटी डिप्रेसेंट का इस्तेमाल से असर क्या पड़ता है बिहेवियर के ऊपर, राइट? तो एंटी डिप्रेसेंट का जो यूज है, अब आप इसमें देखें, इसमें से आप चीज चेंज क्या कर सकती हैं? आप कहेंगे कि मैं एंटी डिप्रेसेंट की जो डोजेज है उसको बढ़ा सकती हूँ, उसको कम कर सकती हूँ, ये आपके इख्तियार में है ना। जी सर। उसका जो अफेक्ट पड़ रहा है बिहेवियर के ऊपर, ये आपके इख्तियार में नहीं है। बात समझ ली? जी मलाइका। जी सर। तो मेन क्या बात थी कि एंटी डिप्रेसेंट का आप कहेंगी डोजेज में बढ़ा दूं, डोजेज में कम कर दूं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है बिहेवियर के ऊपर, वो तो मैं, वो डीवी है, क्योंकि ये आईवी अगर चेंज होगा, क्योंकि ये मैं चेंज कर सकती हूँ, बिहेवियर को तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना। आप अगर आप कहें कि मैं किसी का बिहेवियर चेंज कर सकती हूँ, तो यू माइट बी एबल टू चेंज द सिचुएशन एंड यू माइट नो हाउ द पर्सन रिएक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली चेंज द बिहेवियर। क्या कहती है, बात सही? आई थिंक। ठीक है ना, कि आप उस चीज को आप कहेंगी कि मैं ये चेंज करती हूँ, लेकिन वो कैसे होगा? ये होगा। अब देखें, आप फॉर एग्जाम्पल एक और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये हमने जो स्टडीज पढ़ी थी उसमें से हमें जो का एग्जाम्पल बताएं जरा। सर किसकी? आईवी डीवी की। जी जी, आप कोई सी भी स्टडी ले लें, फॉर एग्जाम्पल चैक्टर एंड सिंगर में बताएं। सर उसमें थी, उसमें एक तो तीन वो थी आईवीज के
जो उन्हें इंफॉर्मेशन दी थी उन इंजेक्शन के सिम्टम्स के बारे में, वो इंफॉर्मेशन अलग थी सबके लिए। और बाकी डीवी थी कि क्या वो यूफोरिया वाली कंडीशन में थे, एंग्री वाली कंडीशन में थे। चलें, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मैं पूछ रहा हूँ कि चिल्ड्रन आर फेसिंग डिफिकल्टी, सही, डिफिकल्टी थी हैंड राइटिंग सॉरी हैंड राइटिंग डिफिकल्टीज इन रिटन लैंग्वेज, सही। योर टेस्टिंग इट बाय यूजिंग different different writing abilities of students। देखें, चिल्ड्रन को डिफिकल्टी हो रही है हैंड राइटिंग के अंदर, हैंड राइटिंग डिफिकल्टी हो रही है रिटन लैंग्वेज में। आप उसको टेस्ट करिए डिफरेंट राइटिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। राइटिंग एबिलिटीज दो तरीके की हैं, सही। अब मैं नाम नहीं बता रहा आपको, लेकिन दो टाइप्स की हैं। अब मुझे बताएं इसमें आईवी क्या होगा और डीवी क्या चीज होगी। आपने एंड पे क्या लिखा है? डिफिकल्टीज हाँ, इन राइटिंग लैंग्वेज, you can test it by using different writing abilities सॉरी, of। abilities of students, and there are two types of writing abilities। तो मुझे लगता है कि आई थिंक टू टाइप्स ऑफ एबिलिटीज आईवी होगी और डिफिकल्टी इन राइटिंग डीवी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी आप थोड़े डाउट में नहीं देखे ना। टू तरीके की राइटिंग एबिलिटीज है स्टूडेंट्स की, राइट। एक है डिसग्रेफिया और एक है टिपिकल राइटिंग, सही। ये रैंडम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रहा है। डिसग्रेफिया एक होती है, एक टिपिकल होती है, इसका आपको पता होना लाजमी नहीं। लेकिन अब आप ये देखें कि राइटिंग एबिलिटी चेंज करूंगा, सही, तो उसके अंदर मैं क्या चीज चेक करूंगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ हैंड राइटिंग, है ना। जी जब सर। टाइप जो है वो चेंज करूंगा तो उससे मैं क्या चेक करूंगा दूसरे के अंदर, कि उससे क्या अफेक्ट पड़ रहा है राइटिंग डिफिकल्टी के ऊपर, कि और ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। और इसमें मैं इसको किस तरह से, डीवी चेक होगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी से ना, कि कितनी डिफिकल्टी उनको महसूस हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डीवी हो जाएगी आपके पास और ये आईवी है, जो कि आपने सही कहा था। अभी आपको समझ आ गई ये बात, जी सर। क्लियर है ना। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस पे नेक्स्ट क्लास में भी कल इंशाल्लाह इसके और देती हूँ। सर तो कल क्यों रखेंगे, अब नेक्स्ट वीक नहीं होंगे? जी जी नेक्स्ट वीक, लेकिन आज आप कह रही ना वो 20 मिनट्स मिस हुए हैं, ठीक है सर, ठीक है। वो भी तो फिर करना, ठीक। ओके, ठीक है सर। ठीक है, कल फिर सही है इंशाल्लाह, सही।